पढ़ी लिखी देवरानी। अगर आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैंने मोहल्ले में हो रहे कंपटीशन को जीत लिया होता और अच्छी खासी मोटी रकम जीतकर आपके हाथ में थमाई होती माँ। बड़ बोली, ज्यादा मत बोल। जितना तेरा कद है ना उससे भी 50% कम बोला कर। इस घर में ही क्या, हमारे खानदान में किसी भी औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं है। देख तेरी बड़ी भाभी मधु, ये भी कहाँ पढ़ी है, इसके घर वालों ने भी इसे पढ़ने नहीं दिया। तो अब आप बाकी लोग जो करेंगे वही करोगी। पढ़ना सिर्फ लड़कों के हाथ में है। किताब, पेन, पढ़ाई ये आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही तो आगे जाके कमाना है। औरतों को तो सिर्फ बेलन, झाड़ू और पोछा यही करना है जीवन भर। और तेरे इस कंपटीशन को जीत कर मुझे नहीं चाहिए पैसे। मेरा बड़ा बेटा सागर अब कमा रहा है और छोटा बेटा तेज भी अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कमाएगा ही। तारिनी, तू तो बस अपनी बड़ी भाभी से खाना बनाना और घर के बाकी काम करना सीख ले। सच में आप सबकी सोच ना जमीन में धसी हुई रहेगी लाइफ टाइम। न जाने क्यों मैं इस घर में पैदा हुई। ऐसा नहीं बोलती तारिनी। तारिनी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। पाठक परिवार में आज तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की और सिर्फ लड़कों को ही इजाजत दी जाती है, लड़कियों को नहीं। बिंदु के 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा सागर जो एक अच्छी नौकरी करता है और उसकी बीवी मधु है, और छोटा बेटा तेज जो अभी कॉलेज में अपने लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। बिंदु और यशराज ने कभी अपनी बेटी तारिनी को पढ़ने नहीं दिया, जिसकी शिकायत वो आज तक करती है। तेज को अपने कॉलेज में प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्रीति, वो दरअसल मुझे ये बात तुमसे बहुत समय से कहनी है। कल इकोनॉमिक्स के क्लास के बाद मैं तुम्हारे लिए रुका भी था, लेकिन तुम चली गई। बोलो ना तेज, क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें? प्रीति, अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो, हम पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आई नो तेज, जैसे तुमने अपने जज्बातों को मन में छुपा के रखा, वैसे मैंने भी छुपाया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी कैसे कर पाऊंगी? क्यों? कौन रोक रहा है हमें? जहाँ तक मुझे पता है, हमारे शहर में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, ना ही पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करवाई जाती है। तुम्हारी बहन तारिनी भी नहीं पढ़ पाई ना अब तक। आई नो। फिर तुम्हारी माँ कैसे मानेंगी? तुम इस सब की चिंता मत करो। I'll fix that all. बस भरोसा और हिम्मत रखो। तेज घर जाकर अपने माता पिता बिंदु और यशराज से बात करता है इस बारे में, और प्रीति के बारे में जानकर बिंदु और यशराज कहते हैं, तू बोरा गया है क्या लल्ला? देख, ये सब हमारे घर में ही नहीं, राज घरानों में भी होता है। अब प्रीति के माँ बाप होंगे फिर फुरी, लेकिन हम नहीं। हाँ बेटा, ये शादी कतई नहीं हो सकती। शादी में लड़का आगे और लड़की पीछे होती है। वैसे ही जीवन में भी पत्नी पति से एक कदम पीछे ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो मैं भी वही करूँगा जो मुझे सही लगता है। अब आप सब मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे। गंगा जल तैयार रखिएगा। हाय हाय लल्ला, ये तू क्या बोले जा रहा है? पागल हो गया है क्या? तेज अपनी जिद से पीछे नहीं हटता और वो पूरे 1 महीने तक बिंदु, यशराज और अपने बड़े भाई सागर को मनाने में ही लगा रहता। तब कहीं जाकर कुछ महीनों बाद वो सब राजी होते हैं और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही 1 साल बाद तेज और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन बिंदु, यशराज और सागर अब भी इस शादी से
थोड़े से नाखुश ही होते हैं। जब घर के सभी आदमी खाना खाने बैठते हैं तब प्रीति भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठती है। तभी अरे ओ कल की अंधी, पागल हो गई है क्या? अरे माना कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के और ससुराल के तौर तरीकों का पालन भी ना किया जाए। खाना पहले घर के आदमी खाते हैं और फिर औरतें खाती हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठे, समझ गई? लेकिन मम्मी जी, ऐसा क्यों? मेरा मतलब खाना तो सबका एक ही होता है ना, तो सब अलग अलग बैठकर क्यों खाए? प्रीति, तुम चलो ना रसोई में, चलो, सबके लिए कटोरी में खीर परोसनी है। लेकिन मधु दीदी। प्रीति, माँ और मधु जो कह रही हैं वो सब सुनो। तेज, अपनी बीवी को कुछ समझाओ। प्रीति गुस्से से उठकर रसोई में चली जाती है और मधु के साथ खीर को कटोरियों में परोसने में लग जाती है। प्रीति, हम इस घर की बड़ी बहू हैं, उसके बावजूद भी हमें हर मामले में, हर काम में पीछे रखा जाता है, जूती की नोक पे रखा जाता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब सोचो, हम बड़ी बहू होकर भी हमारा ये हाल है, तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा? मधु दीदी, आप पढ़ी लिखी नहीं हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आदमी और औरत का भेदभाव, ये सब बहुत ही बेकार और इलॉजिकल है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज के जमाने में औरत आदमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। खैर, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों मधु दीदी? क्योंकि हमारी एक पढ़ी लिखी देवरानी जो है। हाँ, आपको पता है मधु दीदी, आप ना बहुत क्यूट हो, आपको किसी की नजर ना लगे। जब सभी हॉल में एकत्रित होते हैं तभी बिना घूंघट ओढ़े प्रीति को देखकर, प्रीति बहू, अब क्या तुम्हारे लिए दीवार पर बड़े अक्षरों में इस घर के तौर तरीके लिखवा दिए जाए हैं? अब क्या किया मैंने? आप हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो मुझ पर मम्मी जी? I just don't understand. प्रीति बहू, आज तुम बगैर घूंघट के दिख गई हो। आइंदा से अगर ऐसा बिना घूंघट के दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु बहू को देखो, सोते समय भी घूंघट ओढ़े ही सोती है, नींद में भी ये हमारे आदेशों का पालन करती है। और हाँ, एक और बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा से बड़ों से और अपने इर्द गिर्द के आदमियों से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करना, और इस घर की 4 दीवारों में सिर्फ और सिर्फ सरल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा, अंग्रेजी भाषा नहीं गूंजनी चाहिए। तेज, अपनी धर्म पत्नी को समझा कर रख। प्रीति निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात में वो तेज से कहती है, तेज, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर वाले इतने पागल कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे ये अंदर की बातें पता होती ना, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। I married you just because तुमने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, तो वही हुआ ना, वो कुछ बोले क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर? अब बाकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है घर की लड़कियों और बहुओं के लिए, अब उन्हें तो फॉलो करना ही होगा ना। आई नो वो थोड़े बहुत गलत है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं। एक दिन जब यशराज दूध वाले का हिसाब कर रहा होता है तभी ये 3 हफ्ते जुलाई महीने के और 2 हफ्ते अगस्त के, तो कुल मिलाकर पूरे हुए। अरे बिंदु, जरा हमारे ड्रॉअर में से कैलकुलेटर तो लेकर आना। जी अभी लाती हूँ।
बिंदु कैलकुलेटर लाती है और तभी प्रीति भी वहां आती है और यशराज को हिसाब करते देखती है। ओफो, ये कैलकुलेटर चल क्यों नहीं रहा? अब मैं हिसाब कैसे करूंगा? 5 हफ्तों का हिसाब मिला जाए तो बनते हैं 680 रुपए, क्योंकि हमने 3 रविवार और 4 मंगलवार को दूध नहीं लिया था रघु भैया से, तो उस हिसाब से यही हिसाब बनता है। मैंने अपने माइंड में ही 1 मिनट में कैलकुलेट कर दिया है। प्रीति बहू, तुझे 1000 बार कहा है ना रसोई में ही रहा कर। अरे आदमियों के काम में क्यों हर बार अपनी टांग अड़ाने आ जाती है? आइंदा से ये हिसाब किताब वाले काम में तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। चल दफा हो यहाँ से अब। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब तेज को इससे प्यार हुआ। बेवकूफ है हमारा बेटा। इस तरह फिर से प्रीति को चुप कराकर रसोई में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद प्रीति जब बाजार से घर लौटती है तब वो घर पर सबको मधु पर चिल्लाते हुए देखती है और मधु बेचारी फूट फूट कर रोई जा रही थी। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से ही मैं बाप नहीं बन सकता कभी। पता नहीं क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में। पनौती हो तुम, पनौती। लेकिन सागर जी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज है जिसकी वजह से आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। अब इसमें हमारी क्या गलती है? ओए मधु, ज्यादा ऊंची आवाज से बात मत कर। वही तो। प्रीति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता और वो तुरंत अंदर आकर चिल्लाती है। बस, आप सबको ये क्या हो गया है? जब डॉक्टर ने कहा है कि कमी सागर भैया में है तो मधु दीदी को क्यों सुनाना? वो क्यों सहे? सारे ताने, सारी डांट, सारी गलती मधु दीदी की कैसे हो गई? मास्टरनी, तो चुप ही रहा कर। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को और बाकी मछलियों को खराब कर देती है। तू ना वैसी ही है। तेरी वजह से ही ये मधु बहू भी उल्टा बोलना सीख गई है। नहीं माँ, ये सरासर गलत है। गलती सागर भाई की है। नहीं, मधु में ही कोई दोष है। हमारे बेटे सागर में कोई दोष हो ही नहीं सकता। ये मनहूस मधु कुंडली मारकर बैठ गई है हमारे सागर के जीवन में। मधु दीदी, ये आपके हाथ पांव पर निशान कैसे? बोलिए। सागर जी ने हमें बहुत मारा प्रीति, हमें बचाओ इन सब से। ये सब बहुत बुरे हैं। मधु प्रीति के गले से लिपटकर रोए जा रही थी। सागर गुस्से में आकर मधु पर हाथ उठाने जा रहा था कि तभी प्रीति उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। मेरा हाथ! एक आदमी अगर गुस्से में शैतान बन जाए तो एक औरत क्रोध में काली का रूप धारण कर लेती है। समझ गए सागर भैया? और आप सब, अरे एक बार ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए ना। अगर ऊपर वाले ने आदमी और औरत को साथ में बनाया है तो हम क्यों फर्क करें? क्यों औरतें आदमियों से पीछे रहे? दोनों साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं ना। साथ में काम करके अपना घर, अपनी गृहस्थी चला सकते हैं ना। गलती सोच की है। अगर सोच बदलोगे तो ही बदलाव आएगा, वरना जमीन में ही धंस के रह जाओगे। उतने में तेज अपने साथ पुलिस अफसर्स को लेकर आता है। सागर भाई, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आज जो मुझे आपके बारे में पता चला, कैसे आप मधु भाभी को मारते हो, उन पर अत्याचार करते हो, इसके बाद से आप मेरे कोई नहीं। मेरे लिए आप ना के बराबर हो गए हो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पुलिस सागर को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उसे लेकर जाती है। माँ, पापा,
प्रीति और मैंने फैसला कर लिया है कि हम अब इस घर में और नहीं रहेंगे और अकेले किसी शहर में जाकर रहेंगे। मधु दीदी और तारिणी भी हमारे साथ चल सकती हैं। इस तरह तेज और प्रीति वहां से चले जाते हैं और मुंबई शहर आकर तारिणी और मधु दोनों भी पढ़ने जाती हैं और सभी अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। वहीं बिंदु और यशराज, जिन्हें तेज हर महीने पैसे और खत भेजता है, वो दोनों अपने बच्चों की याद में रोते रहते हैं और उनकी खतों को ही पढ़ते रह जाते। नागिन देवरानी। चट मंगनी पट ब्याह तो सुना ही होगा आपने, लेकिन ऐसा। अरे ये किसे ले आया तू? कौन है ये लड़की? हाय रे, कहीं शादी तो नहीं कर ली ना तूने इससे? देवर जी, क्या हो गया आपको? आप तो ऑफिस के लिए निकले थे, ये शादी करके कैसे आ गए? हाँ, ऑफिस के लिए ही गया था, लेकिन रास्ते में मिल गई तो शादी कर ली। क्यों, नहीं करनी थी क्या? तभी बड़ा भाई आ जाता है। ये कैसी बात कर रहा है छोटे? शादी ऐसे थोड़ी ना होती है। तभी नई नवेली दुल्हन अपना घूंघट हटाती है। सभी उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं। भैया, ये आपकी बीवी की आंखें कैसी नागिन जैसी है। तभी देवरानी मुंह खोलती है और पतली सी जीभ बाहर करती है जैसे कोई नागिन हो। इसकी तो जीभ भी किसी नागिन की जीभ की तरह है। हे भगवान, घोर अनर्थ हो रहा है इस घर में। अरे कौन है ये लड़की? खैर, सारी कहानी दरवाजे में हो जाती है और लड़का लड़की को लेकर घर के अंदर आ जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे नागिन, माफ करना, नीलम, ये तुम क्या कर रही हो कटोरी में मुंह लगाकर? नीलम जैसे ही मुंह ऊपर करती है तो उसके मुंह पर दूध लगा होता है। जिठानी डर जाती है। ये क्या है? ऐसे कैसे दूध पी रही हो तुम किसी नागिन की तरह? देवरानी कुछ नहीं बोलती, बस जेठानी को घूरती रहती है। जेठानी सास के पास जाती है और सासू माँ, जल्दी से सुनो। अरे क्या हो गया बड़ी बहू, क्यों इतनी डरी हुई है? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है माँ जी, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। सास डर जाती है। मैं भी तेरी माँ से काफी दिनों से नहीं मिली ना, चल जरा मैं भी उनके हाल चाल देख लूं। दोनों सास बहू फटाफट कपड़े पैक करके निकल ही रही होती है कि दरवाजे पर खड़ी होती है देवरानी। जेठानी पूछ लेती है, क्या हुआ नागिन? अरे नीलम नाम है उसका। फिर अचानक सास की नजर छोटी बहू की आंख पर पड़ती है। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू की आंख में तो देखो। क्या है माँ, यहाँ डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है और आपको इसकी आंख की पड़ी है। देवरानी की आंख में ससुर की फोटो होती है। हाय रे माँ जी, इसकी आंख में तो ससुर जी की फोटो है। अब जेरोक्स की मशीन लगा रखी है क्या आंखों में? बेटा, तेरे ससुर जी की फोटो इसकी आंख में कैसे उतर आई? सारा ड्रामा चल ही रहा था कि वहां देवर आता है। अरे नीलम, क्या हो गया? यहाँ ऐसे पुष्पराज की तरह क्यों खड़ी हो? देखो ना, भाभी और माँ जी दोनों मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं कैसे पूरा घर अकेले देखूंगी? और माँ जी, ससुर जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। तो तेरी आंख में। क्या इसकी आंख में माँ? इसकी आंख का ही तो दीवाना हो गया था मैं। कहाँ है ससुर जी? उनसे ही तो मिलने के लिए मैंने शादी की है।
सारा घर देवरानी की इस बात पर हैरान सा रह जाता है। उनसे मिलने के लिए तो मैंने शादी की थी। अरे तू तू तो बहू है और वो यहाँ नहीं रहते। क्या यहाँ नहीं रहते? वैसे बुढ़िया तेरी हरकतें ही ऐसी है कि तेरे साथ कोई नहीं रह सकता। देखो नागिन, सॉरी नीलम, सासू माँ के लिए ऐसी बातें मत करो, समझी? वो तो ससुर जी कमाने के लिए परदेस गए हैं। हाँ। जेठानी की बात सुनकर देवरानी नागिन की तरह यहाँ वहाँ रेंगने लगती है, मतलब दौड़ने लगती है। क्या हो गया नीलम? पापा यहाँ नहीं रहते, इससे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अरे बहू, आ रहे तेरे ससुर जी कल। वैसे बात क्या है? माँ जी, मुझे तो दाल में काला लग रहा है। आखिर किसी ससुर के लिए बहू का इतना परेशान रहना। माजरा क्या है? अच्छा, कल आ रहे हैं। तब तो कल ही उनका काम तमाम कर मैं अपना बदला ले लूंगी। काम तमाम मतलब? मैं समझी नहीं बहू। नीलम संभल जाती है और कहती है, मतलब वो मेरी माँ ने मुझे ससुर जी को देने के लिए गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो उनके हाथ में दे दूं। अच्छा, तेरी माँ ने मेरे लिए भी कुछ दिया है क्या? और बड़े भाई भाभी के लिए? अरे उनका भी तो हक बनता है ना। हाँ हाँ, तू ले ले पहले। अरे कहाँ से ये आ गई? ना मेरा बेटा घोड़ी चढ़ा, ना भाभी ने काजल डाला, ना सास की पैर पुजाई। ये सब क्या बकी? सॉरी, ये सब क्या बोली जा रही हैं आप? वैसे ससुर जी आ जाए तो उनसे मिलकर मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ चली जाओगी? मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं कहीं जाने दूंगा नीलम। पति के इतने प्यार भरे शब्दों से नागिन, सॉरी नीलम, इमोशनल हो जाती है। और वो जैसे ही इमोशनल होती है उसका रंग नीला पड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया नीलम को? ये नीली कैसे हो गई? अरे पता नहीं, मुझे तो इसमें इंसानों के गुण कभी दिखे ही नहीं। तो क्या जानवर है ये? नहीं भाभी, मेरी नीलम तो अप्सरा है जो परी लोक से आई है। माँ यही कहना चाहती थी ना आप? ये तो पता नहीं। फिलहाल तू इसे अपने कमरे में लेकर जा और इसे बोल के असली रंग में आ जाए। पति नीलम को लेकर कमरे में जाता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम ना मुझसे इतना प्यार ना किया करो। कैसी बात करती हो? पति हूँ मैं तुम्हारा। अब तो तुमसे ही मेरी जिंदगी है। तुम हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम, क्यों है ना? नीलम पति के गले लग जाती है। मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रहा था, पर जो भी हो मैं तो लकी हूँ कि राह चलते ही मुझे इतनी प्यारी और अच्छी लड़की मिल गई। नीलम पति को कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो चुप हो जाती है। फिर अगले रोज, अरे बहू आ देख, तेरे ससुर जी आ गए। अरे कहाँ हो दोनों? नीलम और उसकी जेठानी ससुर के पास आते हैं। क्या हुआ ससुर जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, आप तो पहले ही आने वाले थे, पिछले महीने भी आप नहीं आए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मेरे कार के नीचे एक सांप आ गया था। ये सुनते ही नागिन देवरानी की आंख हरी हो जाती है। फिर क्या हुआ? मैं उस सांप को उठाकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया।
भला हुआ कि सांप की सांस चल रही थी, लेकिन सांप ने मुझे डस लिया। हाय रे, आपको सांप ने डसा? पापा अब ठीक तो है ना? ठीक है तेरा बाप, तभी तो सामने खड़ा है। लेकिन सोचो, सांप भी किसी का पिता था, उसके भी बच्चे थे। ये बोलकर देवरानी की आंख से पानी निकलने लगता है। ये कौन है और कैसी भाषा में बात कर रही है? पापा ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। और ये ना थोड़ी इमोशनल है, तो सांप के लिए थोड़ी इमोशनल हो गई। नहीं नहीं, सांप तो ठीक है, भले ही उसने मुझे काटा, लेकिन गलती मेरी थी। मैंने सड़क पर देखे बिना ही कार उस पर चला दी। अभी अभी डॉक्टर का फ़ोन आया था कि सांप को वापस उसी जंगल में छोड़ दिया है। बेचारे की बीवी उस सांप का इंतज़ार कर रही होगी। क्या क्या पापा जिंदा है? वो ठीक है? हाँ मेरे पापा तो ठीक है, सामने ही तो खड़े हैं। क्यों, क्या हो गया? तभी बेल बजती है और सामने एक महिला खड़ी होती है। माँ, तुम? ये तुम्हारी माँ है? आइए आइए बहन जी। बेटा नीलम, अब घर जाने का वक्त आ गया है। तेरे पापा घर आ गए हैं। तू जिस काम के लिए आई थी वो नहीं करना। घर जाने का वक्त? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों से सब बताती हूँ। मैं एक नागिन हूँ। हम लोगों को लगा कि ससुर जी ने मेरे पिता को मार दिया है, तो मैं उनसे अपने पिता का बदला लेने आई थी। लेकिन भले इंसान ने हादसे के बाद ना सिर्फ मेरे पिता की जान बचाई, अपनी जान पर भी खेल गए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं नहीं नीलम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे तो क्या नागिन के साथ रहेगा बेटा? नहीं, नीलम चाहे तो वो नागिन का जीवन छोड़ सकती है। हाँ माँ, आप मुझे नॉर्मल लड़की बना दीजिए। मैं अब इसी परिवार का हिस्सा रहना चाहती हूँ। देवरानी पड़ी जिठानी पर भारी। ये कहानी एक ही परिवार की दो बहुओं की है। पहली है चंचल, जो बहुत ही सुंदर है, और दूसरी है मीनाक्षी, जो बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी बहू है। अरे बहू, सब तैयारी हो गई ना मंदिर की? कुछ छूटता तो नहीं? नहीं माँ जी, मैंने सब देख लिया है। एक बार आप भी देख लीजिए ना। मैं तो तैयार हो गई माँ जी, चलिए अब मंदिर के लिए निकलते हैं। अरे अभी मीनाक्षी को तो तैयार हो जाने दो। सामान रखने के चक्कर में बेचारी तैयार होना ही भूल गई। जा बहू, तू भी तैयार होकर आ जा, फिर निकलते हैं। ठीक है मम्मी जी। जिठानी जी, आप ये सामान एक बार देख लीजिए ना। अरे तुमने देख लिया है ना, फिर देखने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू सामान की चिंता छोड़, उसे मैं देख लूंगी। जा जल्दी से तैयार हो जा, इसे कहने का कोई फायदा नहीं। शाम को मम्मी, कल मेरा ऐसे कंपटीशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस टॉपिक पर क्या लिखूं। कुछ बताओ ना मम्मी। अरे खुद से कुछ लिख लेना, मुझे परेशान मत कर। देख नहीं रहा मुझे कितना काम है? मम्मी आप फोन ही तो चला रही हो, प्लीज कुछ बता दो ना। इधर आ जा, मैं बता देती हूँ। मम्मी कुछ काम कर रही है ना। थैंक यू देवरानी जी, इस घर में एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, और वैसे भी ये काम मेरे करने के लायक थोड़ी ना है। अरे लेकिन चंचल बहू, बच्चा तो तेरा है ना, तो तू ही उसकी मदद करेगी ना। कोई बात नहीं ना माँ जी, दीदी कोई काम कर रही है। अरे ये कोई काम नहीं कर रही, बस काम से बचने का बहाना ढूंढती रहती है।
अपने मेकअप का सामान देख रही होगी पक्का। पूरे दिन सजने संवरने के अलावा करती ही क्या है? माँ जी, आप सबको तो यही लगता है कि करती ही क्या है, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना किसी काम से कम है क्या? और वैसे भी मैं देवरानी जैसी थोड़ी ना हूँ जिसको कोई पूछता ही ना हो। लोग तो मुझे देखते ही मुझसे पूछने लगते हैं और बात करने लगते हैं। आप नहीं जानती, बाहर मेरी भी कोई इमेज है। हाँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तू ही तो जानती है सारी दुनियादारी। हम तो बेवकूफ है ना। अगले दिन ये सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है? तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैंने एक कमेटी ज्वाइन की है, उसकी ही मीटिंग के लिए जा रही हूँ। वो भी बिना नहाए? अरे कम से कम नहा तो लेती। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और वैसे भी मेरा चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता कि मैं नहाकर नहीं आई हूँ। और ये परफ्यूम है ना, इसे लगाने से मेरे से केवल खुशबू ही खुशबू आएगी। और फिर भी बिना नहाए कितना गंदा लगता है। अरे इतना ही है तो कुछ मीनाक्षी से सीखो। वो नहा धोकर तैयार होकर किचन में तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है। देखो, मेरे पास ना तुम्हारी ये बातें सुनने का वक्त नहीं है। लेट हो रहा है मुझे, चलती हूँ मैं। और वैसे भी उसका पति क्या कमाता है सब जानते हैं। वो काम नहीं करेगी तो क्या राज करेगी? जेठानी नाश्ता करके चली जाती है। छोटे के लिए ऐसा मत बोलो। जितना कमाता है परिवार के लिए काफी है। और वैसे भी मैं जो कमाता हूँ तुम तो उड़ा ही देती हो। कैसे सारा सामान बिखेर कर चली गई। क्या होगा इसका? ओह, थोड़ी देर में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। लीजिए भैया आपकी चाय, और आप सामान की चिंता मत कीजिए, बाद में मैं ठीक कर लूँगी। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू मीनाक्षी। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। और प्लीज़ इन बेडशीट्स को चेंज भी कर देना। मैंने चंचल को कितनी बार कहा है लेकिन उसने अभी तक नहीं किया। प्लीज़ तुम कर दोगी? अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगी। ऐसे ही जेठानी अपने हर काम से भागती और देवरानी अपने काम के साथ साथ जेठानी का काम भी पूरा करती। और जेठानी बस अपना सारा वक्त घूमने फिरने और अपने आप पर लगाती। लेकिन एक दिन अब क्या करे, ये तो बड़ी परेशानी हो गई। हे भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है। क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? आप इतनी परेशान कभी नहीं दिखी, सब ठीक है ना? हम जो घर बना रहे थे उसके लिए हमने कुछ पैसे लोन लिए थे और चुका भी दिए थे। लेकिन आज जाकर पता चला कि थोड़े पैसे अभी भी बाकी हैं। बैंक वालों ने सर खा रखा है। अब आप लोगों ने पूरे पैसे भर दिए हैं, तो अब कौन से पैसे बाकी हैं? भाभी, उनसे उस समय कुछ गलती हो गई थी तो उन्हें लगा हमने पूरे पैसे भर दिए हैं, लेकिन आज हमें वहाँ से पता चला कि अभी और भी बाकी है, और उस समय से उन पर बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ गया है। अगर हमने वो पैसे जल्दी नहीं चुकाए तो और बढ़ता ही रहेगा। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास मेरी शादी के गहने हैं, अगर उनको बेच दे तो? तू पागल तो नहीं हो गई? अपने गहने बेच रही है? माँ जी, गहनों का क्या है, कल दोबारा बन जाएंगे, और वैसे भी गहने चले गए तो कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन ये घर चला गया तो? बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन रकम इतनी ज्यादा है, तुम्हारे गहने काफी नहीं होंगे। अच्छा, तो बड़ी के गहने भी ले लो ना। मैं अपने गहने नहीं बेचने वाली। हाँ, मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए बनवाए थे। तुम्हारे ही गहने थोड़ी ना जा रहे हैं। मीनाक्षी भी तो दे रही है अपने गहने।
अच्छा इतना ही है, तो तुम अपनी माँ के गहने क्यों नहीं बेच देते? माँ जी के भी तो गहने हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? वो खानदानी गहना है, बाद में तुमको और मीनाक्षी को ही तो मिलने वाले हैं। अरे रहने दे, वो नहीं देना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं। मेरे पास और भी है, मैं दे दूंगी। लेकिन मुसीबत के वक्त ये पता चल गया कि किसे इस घर की फिक्र है और किसे गहनों की। लेकिन माँ वो तो दादी के गहने हैं। वैसे भी माँ इतनी भारी चीज बनाना मुश्किल हो जाएगा, रहने दे। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए ये घर सिर्फ घर नहीं, बल्कि शहर में मेरी इज्जत की बात है। तुम पर तो मुझे शर्म आती है। वैसे तो बड़ी बनती फिरती हो, लेकिन ऐसे बुरे समय में साथ देने की बजाय भाग गई। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे अगर गहने नहीं पहनूंगी ना, तो बाहर मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। हाँ भैया, सही बोल रही है जेठानी जी। वैसे तो आप अपनी सुंदरता की इतने झंडे गाड़ती रहती हो, लेकिन ऐसी सुंदरता का क्या फ़ायदा जब आपका मन ही मैला हो। आप ये दिखावा करना छोड़ दीजिए कि आपको इस घर की चिंता है। अगर होती तो आज यूँ इस तरह भागती नहीं, परिवार की मदद करती। तू बहू अपनी सुंदरता में इतनी खो गई है कि तुझे असल जिंदगी और दिखावटी जिंदगी में फर्क नहीं पता। तू बस दिखाती है, लेकिन मीनाक्षी कुछ बोलती नहीं, दिखाती नहीं, बस करती है। माँ आप सही कह रही हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठे दिखावे में पागल हुई जा रही थी। ये कहकर देवरानी जिठानी दोनों अपने गहने रखकर ससुराल वालों की मदद करती। सुष्मिता अपनी जेठानी शांति के साथ रहती थी। दिखाने को दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन देवरानी जिठानी के बीच की लड़ाई उन दोनों के अलावा अगर कोई जानता था तो वो थे उनके पति। उन दोनों में हमेशा ही लड़ाई होती रहती थी, कभी खाने को लेकर तो कभी कपड़े को लेकर। ऐसे ही एक दिन सुष्मिता का पति वरुण अपनी पत्नी और अपनी भाभी शांति से कहता है, सुष्मिता भाभी और भैया, मैं सोच रहा था कि इस घर में एक नौकर रख लेते हैं, क्योंकि इस बड़े से घर में मेरी भाभी माँ और मेरी प्यारी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता। इस घर की सफाई करने में इन दोनों का कितना समय बीत जाता है। ये हमारे लिए खाना कैसे बना पाएंगी? तो मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में एक नौकर को ले आता हूँ। वरुण, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इन दोनों का झगड़ा देखकर मुझे लगता है कि हमें 2 नौकर रखने चाहिए। भैया इतना बजट कहाँ है कि हम 2 नौकर रख सके? अरे आजकल नौकर कितने महंगे हो गए हैं। ये बात तो है। ठीक है, फिर 1 नौकर रख लेते हैं। हाँ हाँ, इस घर में नौकर ले आओ, लेकिन 1 नहीं 2, क्योंकि जो नौकर मेरा काम करेगा, मैं नहीं चाहती कि वही नौकर मेरी जेठानी का भी नौकर बनकर रहे। हाँ हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा नौकर तेरा काम करे। हाँ तो कह दीजिए ना जेठ जी को कि आपके लिए भी नौकर ले आए वो। हाँ, मेरा पति मेरे लिए नौकर तो ले ही आएगा ना, क्यों नहीं लाएगा? इस तरह दोनों के बीच एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। ये देख वरुण और विक्रम उन दोनों की लड़ाई में ना पड़ते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, और काम पर जाते जाते दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। भैया अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को कभी भी खाना समय पर नहीं मिलने वाला। हाँ, तुम सही कह रहे हो वरुण, इसलिए आज शाम को ही हमें एक नौकर का बंदोबस्त करना होगा। इस तरह विक्रम और वरुण अपने काम पर चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता और शांति की बहस होती रहती है। वो दोनों अपनी बहस में इतनी मगन हो जाती हैं कि उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत चुका है। ऐसे ही शाम हो जाती है, और शाम के वक्त जब डोरबेल बजती है, सुष्मिता दरवाज़ा खोलती है
उसके सामने वरुण और विक्रम के साथ एक नौकर दिखता है। उस नौकर को देखकर सुष्मिता वरुण से कहती है, अरे वाह वरुण जी, आप तो आज सुबह नौकर की बात कर रहे थे और देखो शाम को आप नौकर भी ले आए अपने साथ। पति हो तो ऐसा, वरना ना हो। सुष्मिता की बातें सुनकर शांति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने पति के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अजी आप क्यों नहीं लेकर आए? आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी थक जाती हूँ? अरे भाग्यवान, इस नौकर को मैं और वरुण हम दोनों ही लाए हैं। श्याम लाल किसी एक की चाकरी नहीं करेगा, बल्कि वो पूरे घर की सेवा करेगा। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्यामलाल, किचन ऊपर है, जाकर खाना बना दो। ठीक है साहब। श्यामलाल किचन में जा ही रहा था कि तभी शांति उसे रोकते हुए कहती है, अरे श्यामलाल, पहले तुम मेरा और विक्रम जी का खाना बना देना। इन दोनों को क्या है, इन दोनों का आराम से बनाते रहना, क्योंकि ये लेट नाइट्स होते हैं। ठीक है मैम साहब। अरे ऐसे कैसे? श्यामलाल, पहले तुम मेरा खाना बनाओगे। बेचारा श्यामलाल उन दोनों की बात में फंस जाता है। वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहले किसका खाना बनाया जाए। ये देख अब विक्रम श्यामलाल का समय फिक्स कर देता है और अपने समय अनुसार श्यामलाल अपना काम करता है। कुछ दिन तो घर में शांति का माहौल बना रहता है, लेकिन एक दिन श्यामलाल कपड़े धोने के लिए सुष्मिता के पास जाता है और उसे कहता है, मेम साहब, कपड़े धोने के लिए है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी आपके कपड़े धो देता हूँ। उसकी बात सुनकर शांति आती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल, तुम पहले मेरे कपड़े धोगे। अगर तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जी, नाम तो आपका शांति है, लेकिन आपके अंदर ना शांति नहीं है बिल्कुल भी। अरे इस समय वो मेरे कपड़े धोएगा। हाँ, श्यामलाल उन दोनों की बातें सुनकर फिर से एक बार फंस जाता है। दुखी होते हुए कहता है, मेम साहब, आप दोनों ही मुझे अपने कपड़े दे दीजिए, मैं एक साथ कपड़े धो दूंगा। नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। उनकी बात सुनकर श्यामलाल बेचारा एक बार फिर कंफ्यूज हो जाता है और वहां से मुंह लटकाए नीचे किचन में जाकर काम करने लगता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन श्यामलाल शांति के कमरे में कुर्सी पर खड़ा होकर पंखे को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था। ये देख सुष्मिता नौकर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल, तुमने आज तक इस तरह से मेरे कमरे की सफाई तो नहीं करी। अरे ऐसी कौन सी मेहरबानी करी है जेठानी जी, जो तुम उनके कमरे की इतने अच्छे से सफाई कर रहे हो। श्यामलाल कुछ बोलता तभी शांति आ जाती है और सुष्मिता को जवाब देते हुए कहती है, देवरानी जी, आप कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी आपके कमरे की सफाई का समय नहीं आया है। तो आप मेरे कमरे में आकर अपना लेक्चर मत दो श्यामलाल को। सुष्मिता मुंह बनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद श्यामलाल सुष्मिता के कमरे की सफाई करने आता है। सुष्मिता श्यामलाल से अपने दरवाजे को भी घिसवाती है और अपने शीशे को भी चमकवाती है। कभी अपने कमरे के फर्श को अच्छे से रगड़वाती है और इस तरह श्यामलाल पूरी तरह से फंस जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों को कैसे संभाला जाए, लेकिन वो बेचारा करता भी क्या, मजबूर था। ऐसे ही एक दिन श्यामलाल बाजार से सब्जियां लेने जा रहा था, तभी वो खुद से कहता है, क्यों ना मैं एक ही समय पर दोनों मेम साहब की सब्जियां ले आऊं और दोनों को अलग अलग समय पर दिखा दूंगा कि मैं अलग समय पर यही सब्जियां लेकर आया हूँ। यही ठीक रहेगा। इस तरह श्यामलाल सब्जियों को लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है वैसे ही उसके सामने सुष्मिता और शांति खड़ी होती है।
ये देख श्यामलाल के पसीने छूट जाते हैं। ये देखकर सुष्मिता कहती है, क्यों श्यामलाल, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुमने कोई गलत काम किया है क्या? श्यामलाल, मैंने कितनी बार मना किया था कि इसके काम के साथ मेरा काम नहीं करना, लेकिन तुमने फिर से वही किया ना जो तुम्हें नहीं करना था। इस तरह दोनों अब श्यामलाल को खरी खोटी सुनाने लगती है। और इतना सुनने के बाद कोई नौकर उनके घर में काम कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए श्यामलाल ने जवाब देते हुए उन दोनों से कहा, मेम साहब माफ करना, लेकिन मैं आपके घर में और काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही काम दो दो बार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अरे तो क्या तुम उसके पैसे नहीं ले रहे हो? उसकी ये बात सुनकर बेचारा श्यामलाल चुप हो जाता है और ना चाहते हुए भी उन दोनों का काम करना पड़ता है। अलग अलग समय पर एक ही काम 2 बार करता हुआ खुद को देख वो बहुत परेशान होता रहता है। परेशान होकर विक्रम और वरुण के पास जाता है और कहता है, साहब मैं और काम नहीं कर सकता, यहाँ एक ही काम दो दो बार करना पड़ता है। अरे एक काम अगर कोई दो दो बार करेगा तो परेशानी हो जाएगा ना, इसलिए मैंने अब ठान लिया है कि इतने कम पैसों में मैं नहीं काम करने वाला। अगर आपको काम करवाना है तो आप किसी दूसरे नौकर को ढूंढ लो। मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि आप दोनों अपनी अपनी पत्नियों के लिए अलग अलग नौकर रखना, वरना उस बेचारे का भी मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। इतना कहकर श्यामलाल उनकी नौकरी उनको ही सौंप कर चला जाता है। इस तरह बेचारे वरुण और विक्रम परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद उन दोनों की पत्नियां हॉल में आती है और अपने पतियों से कहती है, अरे श्यामलाल कहाँ है? अरे श्यामलाल कहाँ है? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वो काम छोड़कर चला गया, तुम दोनों ने उसके नाक में दम कर रखा था। अच्छा, तो हम लोगों ने उसके नाक में दम कर रखा था, तो तुमने उसको निकाल दिया ना? तो अब इस घर का काम तुम लोग ही करोगे? हाँ, मेरी देवरानी बिल्कुल सही कह रही है। अब इस पूरे घर का काम तुम लोगों को ही करना होगा। इतना कहकर दोनों देवरानी जिठानी चली जाती हैं। हाँ, बेचारे वरुण और विक्रम दोनों को ही घर का काम करना पड़ता है। घर की सफाई, कपड़े धोते, बर्तन धोते और खाना बनाने के बाद बेचारे दोनों और देवरानी, जेठानी और बच्चे। रमाकांत जी के 2 बेटे थे, मनमोहन और मुकेश। दोनों की शादी की उम्र हो चली थी। अब वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। देखिए जी, हमारे जात बिरादरी में ऐसे ही लड़कियों का अकाल पड़ गया है। 24-24 साल के बच्चे शादी कर ले रहे हैं और हमारे बेटे 30 पार करने को है। अब उनकी शादी होगी नहीं तो कुंवारे डोलते फिरेंगे पूरी जिंदगी। अरे तो मैं कौन सा हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ, ढूंढी तो रहा हूँ लड़की, पर तुम्हारे बेटे हैं, इनको कोई रास ही नहीं आती। तभी दोनों भाई दुकान जाने के लिए निकलते हैं। लो आगे लाड साहब आपके। अरे नहीं करनी शादी तो ऐसे बोल दो, इस बूढ़े की किस्मत में पोते पोतियों का सुख भी नहीं है क्या? क्या फायदा शादी करके पापा, अंकुर को ही देख लीजिए, कौन सा सुखी है। रोज अपनी बीवी के डंडे खाता है वो। और वो अनुज, अरे भगवान ऐसे दिन किसी को ना देखा है, रोज क्लेश होता है उसके घर में। यही तुम लोगों के डायलॉग सुन सुनकर मैं 60 की हो चली। अब मुझसे काम नहीं होता। अरे एक समय के बाद सबको साथी की जरूरत होती है बेटा। देखिए जी, इनका तो चलता रहेगा, आप लड़की फाइनल कीजिए बस। और उसी दिन रमाकांत जी को अपने एक दोस्त का कॉल आता है, जिनकी बेटी मीता भी आज शादी के लायक हो गई थी।
सहपरिवार सब मीता को देखने जाते हैं। बताओ बेटी, अपने बारे में सबको बताओ, अपना परिचय दो। मेरा परिचय तो मेरा परिवार ही है। पहले मायका था, अब ससुराल होगा। कितनी अच्छी बातें करती है ये। मैं खामखा सभी लड़कियों को गलत समझ रहा था। मनमोहन बड़ा शांत स्वभाव का था। उसे मीता पसंद आ जाती है। मीता के साथ ही उसकी नटखट सी सहेली प्रीता भी खड़ी थी, जिस पर से मनोज की नजरें हटी नहीं रही थी। ठाकुर जी की रहमत देखो, लगता है आज दो दो बहुएं यहीं से लेकर जाएंगे। मीता और प्रीता की शादी मनमोहन और मनोज से हो जाती है और दोनों सहेलियां बहू बनकर रमा निवास में आ जाती है सुबह सुबह। अरे प्रीता, तुझे तो 9 बजे उठने की आदत है ना, अभी क्यों उठ गई? मैं हूं ना, तू जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। तू क्या खाएगी? अरे अच्छा थोड़ी ना लगता है, तू सब कुछ खुद करे। अच्छा तो मैं ना माँ के पैर में तेल लगा देती हूँ। मीता नाश्ता बनाती है और प्रीता घर की साफ सफाई कर रमा के पैरों में तेल लगाती है। कौन कहता है देवरानी जेठानी में कलह होता है? मेरे घर आए, घर नहीं स्वर्ग बना दिया तुम दोनों ने। सभी नाश्ते के लिए बैठते हैं। इतनी मिर्ची, ये नाश्ता किसने बनाया है? पूरा मुंह ही जल गया मेरा। गलती हो गई भैया, मुझसे ही मिर्ची ज्यादा गिर गई, वरना मीता तो मिर्ची खाती ही नहीं। दोनों बहुओं के बीच ऐसा प्यार देखकर रमाकांत की तो आंखें भर जाती है। दोनों मिलजुल कर रहती, काम भी बांट कर करती। घर में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि देवरानी जेठानियां रहती हैं। दोनों बहनों की तरह रहती थी। फिर एक दिन प्रीता को उल्टियां होने लगी और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मीता, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज भगवान ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। हाँ, तुम आराम करो। अपनी देवरानी के माँ बनने की खुशी मीता को खटक जाती है। घर में बड़ी बहू के होते हुए भी घर को वारिश छोटी बहू देने वाली थी। मीता का मन खट्टा हो चुका था, पर किसी को इसकी खबर लगती उसके पहले ही मीता को पता चलता है कि वो भी माँ बनने वाली है और कुछ दिनों में दोनों एक एक बेटे को जन्म देती है। खाना भी मैं बनाऊं, बच्चे को भी मैं संभालूं, सबने सर पर चढ़ा रखा है प्रीता को। अरे बच्चा तो मुझे भी हुआ है, मुझे भी तो संभालना होगा ना अपने बच्चे को। अरे तुम्हारा बच्चा तो साल भर का होने आया, मेरा तो अभी पैदा हुआ है। 40 दिन तो ऐसे में दुश्मन भी बख्श देते हैं। देख लीजिए माँ जी, मेरे बच्चे के दिन गिन रही है। कितनी गिर गई हो तुम मीता। अरे अब बहुत हुआ, तुम दोनों भी हद कर रही हो। मैं हूँ, तुम्हारे ससुर जी हैं, हम देख लेंगे बच्चों को। तुम लोगों को जो मर्जी करो, पर घर का माहौल मत बिगाड़ो। बच्चे अब स्कूल जाने लायक हो जाते हैं। सभी मिलकर ये तय करते हैं कि मीता रसोई संभालेगी और प्रीता बच्चों और सास ससुर को। एक दिन खेल खेल में संजू मोनू को मार देता है। मम्मा, मम्मा। रसोई से भागते हुए मीता आकर देखती है कि मोनू जोर जोर से रो रहा है। बिना कुछ सोचे समझे मीता संजू को एक थप्पड़ मार देती है। आपकी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया? दोनों की चीख पुकार से पूरा घर हॉल में जमा हो जाता है। बहुत हुआ, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। आज ये औरत मेरे बेटे को मार रही थी, कल को मैं ना रही तो पता नहीं मेरे बच्चे को तो ये बेच डाले।
बाप कहती थी ना घर बसाओ, आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। अब क्या करेंगे हम? आज से ठीक 1 महीने बाद घर का बंटवारा हो जाएगा, पर तब तक प्रीता रसोई और मीता घर और बच्चों को देखेगी। रसोई और राशन की जिसे जरा भी समझ ना थी, उस प्रीता को रसोई में नाश्ता बनाने जाना पड़ा। ये मीता कैसे खाना बना लेती है? अब घर में इतने लोग, सबके लिए अलग अलग खाना, हे भगवान। और इधर 7 बजे तक उठ जाने वाली मीता को आज 4 बजे उठना पड़ा। ये प्रीता तो पहले 9 बजे उठती थी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। इतनी सुबह कैसे उठती होगी वो? प्रीता जैसे तैसे बच्चों का टिफिन बनाती है, मीता उन्हें तैयार करके स्कूल भेजती है। ये सब रमा देख रही थी। नाश्ते के वक्त ये रोटी में घी लगा दिया प्रीता तुमने। मैं तो घी वाली रोटी खाता ही नहीं। भाभी से पूछ लेती ना, उन्हें आइडिया है घर में किसे क्या पसंद है। दोपहर को मीता बच्चों को लाने स्कूल जाती है। इतनी धूप में प्रीता बच्चों को कैसे ले आती है? मेरा तो शरीर जल गया। घर लाने के बाद वो दोनों को खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर दोनों इधर उधर भागते ही रहते हैं। और इसी में मोहन के पैर से उलझकर संजू गिर जाता है। दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर सब भागते हुए वहां आते हैं। लगता है 1 महीना नहीं, 1 दिन में ही बंटवारा करना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझ गई हूँ। और मैं भी माँ जी। हम दोनों से गलती हो गई। बच्चों के मुंह में हम इतने अंधे हो गए कि छोटी छोटी बातों में लड़ने झगड़ने लगे। पर माँ जी, अब प्रॉमिस करते हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रमा निवास पहले की तरह खुशहाल। देवरानी की सौतन। राधा एक सीधी सादी लड़की है। उसकी सास विमला तो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी जिठानी लता को राधा बिल्कुल पसंद नहीं। राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि राधा का पति मिहिर उसकी सौतन ले आया। ये कौन है जी? आप किसको घर पर ले आए? ये इस घर की नई बहू और मेरी पत्नी सोनाली है। क्या आपने दूसरी शादी कर ली? ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरी पहली पत्नी के होते हुए तू दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कौन है ये चुड़ैल? निकाल इसे यहाँ से। माँ राधा, आप दोनों एक बात समझ लो। मैंने सोनाली से शादी अपनी मर्जी से की है, वो यहीं रहेगी। और राधा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। पर सोनाली अब यहीं रहेगी। राधा को मिहिर की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी मिहिर सोनाली को उसी कमरे में लाता है और राधा से कहता है, राधा, तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। आज से सोनाली मेरे साथ इसी रूम में रहेगी। ये क्यों इस रूम में रहेगी? ये मेरा कमरा है। आप इसे लेकर गेस्ट रूम में चले जाओ। ओह डार्लिंग, इस गवार को तुमने सर पर चढ़ा रखा है। छोड़ो ना, हम दोनों गेस्ट रूम में ही चले जाते हैं। वैसे भी इस रूम का इंटीरियर डिजाइन मुझे खास पसंद नहीं आया। ओके डार्लिंग, जैसा तुमको। मिहिर उसे लेकर चला जाता है और राधा कमरे में बैठकर बहुत रोती है। तभी वहां पर विमला और लता आ जाती हैं। विमला राधा को समझाती है, लेकिन लता अपनी देवरानी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है, राधा,
जरूर तुम में ही कोई कमी होगी जो तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल गया और तुम्हारी सौतन ले आया। मेरे पति तो बिल्कुल वैसे नहीं है, वो किसी दूसरी औरत को आंख उठाकर देखते तक नहीं है। हाँ, मेरी ही कमी है कि मैंने उन्हें भगवान की तरह पूजा, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। लता बहू, ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? जाओ, राधा के लिए कुछ खाने को ले आओ। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सोनाली और मिहिर भी वहाँ आ गए। सोनाली कहती है, डार्लिंग, क्या यहाँ रोज़ इतना ही ऑयली ब्रेकफास्ट बनता है? मुझे इतना ऑयली खाने की आदत नहीं, सुबह कुछ हेल्दी फूड खाना चाहिए। आज तुम ये खा लो डार्लिंग, कल से तुम जो कहोगी इस घर में वही बनेगा। ओके डार्लिंग, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सोनाली मिहिर को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये देखकर राधा को बहुत दुख होता है। उसके बाद मिहिर अपने ऑफिस चला जाता है। तब लता सोनाली से कहती है, सोनाली, कैसा लगा तुम्हें अपना ससुराल? अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। पसंद तो मुझे भी कोई नहीं करता, सब उस राधा के आगे पीछे ही घूमते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। लता सोनाली से बहुत बातें करती है। जब मिहिर घर पर नहीं होता तो दोनों आपस में घंटों बातें करती। लता और सोनाली की नज़दीकियाँ देखकर विमला सोचती है, ये लता बहू हमेशा सोनाली से गुड़ पर चींटी की तरह क्यों चिपकी रहती है? राधा से तो कभी इसने ढंग से बात भी नहीं की। राधा भी तो इसकी देवरानी है और ये देवरानी से बोलती तक नहीं, लेकिन देवरानी की सौतन से चिपकी रहती है। विमला ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ राधा आकर पूछती है, माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? अरे राधा, मुझसे क्या पूछ रही है? अपने पति से पूछ। मिहिर जी। राधा कुछ बोल पाती इससे पहले ही मिहिर बोल पड़ता है, माँ, मैं और सोनाली आज शाम मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर करेंगे, तो आप हमारे लिए कुछ मत बनाना। ये बोलकर मिहिर वहाँ से चला जाता है। राधा रोते हुए अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी आपने, आप ये मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं इस घर में रहती ही नहीं हूँ। अरे ना ना बेटा, रो मत तू। उस सोनाली का जादू इसके सर से उतरेगा ना तो ये फिर से तुम्हारे पास ही आएगा। शाम को मिहिर सोनाली को आवाज देता है, सोनाली, सोनाली जल्दी बाहर आओ। इतनी देर करोगी तो मूवी शुरू भी हो जाएगी। ओह डार्लिंग, तुम तो तैयार भी नहीं होने देते। देखो कैसी लग रही हूँ मैं। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अब चलो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। मिहिर सोनाली के साथ चला जाता है। ये सब देखकर राधा बहुत रोती है। इसी तरह एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी मिहिर सोनाली से कहता है, सोनाली, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल हम शॉपिंग पर जाएंगे। ठीक है डार्लिंग। बेटा, राधा को भी शॉपिंग पर ले जा। उसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है, कहीं बाहर ही नहीं जाती। बाहर जाएगी तो उसका मन भी बहल जाएगा। क्या कह रही हो माँ? मैं राधा को लेकर बाहर जाऊंगा? कभी नहीं। सॉरी माँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको रुपया दे दूंगा, आप चली जाना उसे लेकर। बेटा, तू तो राधा को बिल्कुल भूल गया है, मगर ये याद रख, वो आज भी तेरी पत्नी है और इसी घर में रहती है। हाँ, तो वो क्यों रह रही है इस घर में? चली क्यों नहीं जाती?
राधा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ। तुम ठीक से सोच लो और अपना फैसला मुझे बता देना। बदले में जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मिहिर की बात सुनकर राधा के ऊपर मानो बिजली सी गिर गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राधा अब बहुत दुखी और चुप चुप रहने लगी। एक रात विमला किचन की तरफ पानी लेने जा रही थी, लेकिन किचन में से बातों की आवाज सुनकर वो बाहर ही रुक गई और सोचने लगी। अरे, ये इतनी रात को कौन बातें कर रहा है? ये तो लता और सोनाली की आवाज लग रही है। ये दोनों इतनी रात को क्या बात कर रही है? ध्यान से सुनती हूँ तब पता चलेगा। वो दोनों की बात ध्यान से सुनती है। सोनाली लता से कह रही थी, देख मेम साहब, तेरे देवर को मैंने तेरे कहने से पटाया था। मैंने तेरा काम कर दिया। अब तू मुझे बाकी के रुपए दे दे, नहीं तो तेरे घर वालों को तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी। अरे तू ज्यादा चालाक मत बन। मैं तुझे पहले भी कई सारे रुपए दे चुकी हूँ, अब और रुपए नहीं दे सकती। तू जैसी लड़की को इतना अच्छा घर दे दिया, इतना अच्छा पति दे दिया, और क्या चाहिए तुझे? विमला दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो सोनाली की जन्म कुंडली निकालने में लग जाती है। तब उसे सोनाली की सच्चाई पता चलती है। एक दिन विमला सारे घर वालों को बुलाती है और कहती है, मेहर, तुमने सोनाली से शादी कर ली है। ये बात हमारे रिश्तेदारों को भी तो पता चलनी चाहिए ना। मैं तुम दोनों की शादी की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहती हूँ, जिसमें मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। सोनाली, तुम भी अपने रिश्तेदारों का नाम और पता बता दो, मैं खुद उन्हें निमंत्रण भेजूंगी। ये सुनकर सोनाली घबरा जाती है। तभी मिहिर कहता है, माँ, सोनाली का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता। वो सब अमेरिका में रहता है। सोनाली खुद अमेरिका से आई है, इसलिए आप बस हमारे रिश्तेदारों को ही इनवाइट कर दीजिए। मेहर, तुम बहुत भोले हो। तभी तो इस 420 सोनाली ने तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। यह कोई अमेरिका से नहीं आई, ये जेल से आई है। और इसके घर वाले भी एक नंबर के चोर हैं। ये और इसके घर वाले लोगों को बेवकूफ बनाकर घर लूट कर ले जाते हैं, और इसको तुम्हारी जिंदगी में लाने वाली है लता। लता, अब तुम बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने ही सोनाली को रुपए दिए थे कि वो मिहिर को अपने प्यार के जाल में फंसा ले और मेरी देवरानी की सौतन बनकर इस घर में आ जाए। लेकिन भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जलती थी तुमसे। घर के सभी लोग और माँ तुमसे प्यार करते थे। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मेरा घर बर्बाद किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सारी सच्चाई जानने के बाद मिहिर सोनाली को घर से निकाल देता है और राधा से माफी मांगता है। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मिहिर, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। लेकिन राधा, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब तो भाभी ने किया है ना। मैं तो बेकसूर हूँ। अगर सोनाली सच में अच्छी लड़की होती तो क्या तुम उसे छोड़ते? कभी नहीं। और इस बात की क्या गारंटी है कि कल तुम्हें सोनाली से अच्छी लड़की मिलेगी तो तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे? राधा अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है। विमला और मिहिर उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। राधा जाते जाते अपनी जिठानी से कहती है, भाभी, आप क्यों उदास खड़ी हो? आपने जो चाहा था वो तो पूरा हो गया ना। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब आप ही इस घर की बहू हैं। अब सब आपको ही प्यार करेंगे, बस।
तभी लता का पति विकास आ जाता है और कहता है, नहीं राधा, ये इस लायक नहीं कि इसे कोई प्यार करे। लता, तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी तो न जाने कल तुम हमारे ऊपर कौन से दुखों का पहाड़ तोड़ दोगी। लता विकास से बहुत माफी मांगती है, लेकिन वो उसे घर से निकाल देता है। लता को इस बात का पछतावा था कि उसने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। ना तो विकास अपनी पत्नी लता को माफ करता है और ना ही राधा अपने पति मिहिर को माफ।